आइए आज हम सभी भारत की खोज पुस्तक के पाठ 2 तलाश के प्रश्न अभ्यास करते हैं और उसके उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से क्यों देखना चाहते थे? उत्तर इस तरह से होगा, नेहरू जी भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखना चाहते थे क्योंकि वे अतीत के पसंद और नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन करना चाहते थे। अतीत के पसंद और नापसंद दोनों पक्षों का अवलोकन करना चाहते थे। प्रश्न 2 होगा, अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेहरू जी विदेशियों द्वारा रचित भारतीय साहित्य का अध्ययन क्यों करना चाहा? नेहरू जी ने विदेशियों द्वारा रचित भारतीय साहित्य का अध्ययन करना क्यों चाहा? नेहरू जी ने विदेशियों द्वारा रचित भारतीय साहित्य का अध्ययन करना चाहा ताकि भारत की विशेषताओं की बारीकियों का अध्ययन कर सके। भारत की विशेषताओं की बारीकियों का अध्ययन कर सके। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नेहरू जी कश्मीर की ओर अधिक आकर्षित क्यों होते थे? नेहरू जी कश्मीर की ओर अधिक आकर्षित क्यों होते थे? नेहरू जी के पूर्वज कश्मीर के रहने वाले थे। उनके जीवन का काफ़ी समय भी कश्मीर की वादियों में बीता, इसलिए वे कश्मीर की ओर अधिक आकर्षित होते थे। प्रश्न 4, हिमालय के हृदय से कौन कौन सी मुख्य नदियाँ निकलती हैं? हिमालय के हृदय से कौन कौन सी मुख्य नदियाँ निकलती हैं? हिमालय पर्वत के हृदय से सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा आदि प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। आदि प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। आप इसके उत्तर पहले भी कक्षा 7वीं के पाठ 3 हिमालय की बेटियों में पढ़ चुके हैं, जहाँ हिमालय से ये सभी नदियाँ निकलती हैं। कक्षा 7वीं की बसंत पुस्तक पाठ 3 हिमालय की बेटियाँ, आपने ये सभी नाम वहाँ से पढ़े हुए हैं, इसलिए आपको अभी भी यह कंठस्थ होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु नदी की क्या विशेषता है? सिंधु नदी की क्या विशेषता है? सिंधु नदी को इंडस भी कहा जाता है। यह हिमालय पर्वत से निकलती है। भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान भी इसी के नाम पर पड़ा है। भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान इसी के नाम पर पड़ा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौन कौन से स्थान के किले, मूर्तियाँ भारत के प्राचीन सभ्यता का सुंदर चित्र खींचती हैं? तो इसमें लिखेंगे, निम्न स्थान के किले व मूर्तियाँ भारत के प्राचीन सभ्यता का सुंदर चित्र खींचती हैं, जैसे अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं व दिल्ली तथा आगरा की इमारतों का प्रत्येक पत्थर भारत के अतीत का सुंदर चित्र खींचते हैं। इसी तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत के अतीत के झांकी के अवलोकन से नेहरू क्या निष्कर्ष निकालते हैं? भारत के अतीत के झांकी के अवलोकन से नेहरू क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो उत्तर इस तरह से लिखेंगे, भारत के अतीत की झांकी के अवलोकन से नेहरू जी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति भले ही कितनी प्राचीन हो जाए, लेकिन उसका महत्व सदा बना रहेगा। वर्तमान भारत की नींव का आधार ही प्राचीन संस्कृति व सभ्यता है। प्राचीन संस्कृति व सभ्यता है। अगला प्रश्न होगा, एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे निकला और क्यों? एशिया के सबसे कम होने पर, एशिया की शक्ति सबसे कम होने पर यूरोप में प्रगति की। यूरोप ने क्या की? प्रगति की और उसने तकनीकी विकास की ओर कदम बढ़ाए और उसने तकनीकी विकास की ओर भी कदम बढ़ाए।
इस तरह से अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा, शक्ति पाकर यूरोप ने क्या किया? शक्ति पाकर यूरोप ने क्या किया? शक्ति पाकर यूरोप ने पूर्व के देशों पर अधिकार करना चाहा और वहां अपना स्थान बनाना चाहा, अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयों ने किन संकीर्ण धाराओं को अपनाया? भारतीयों ने किन संकीर्ण धाराओं को अपनाया? उत्तर लिखेंगे, महासागरों को पार न करना, भारतीयों ने महासागरों को पार न करना, मूर्ति पूजा की ओर कदम बढ़ाना, आदि संकीर्ण धारणाओं को अपनाया, आदि संकीर्ण धारणाओं को अपनाया। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि प्राचीन और नवीन में सामंजस्य स्थापित कर, प्राचीन और नवीन में सामंजस्य स्थापित कर, पुराने को बनाए रखने व नए विचारों को आत्मसात करने का सामर्थ्य होना, पुराने को बनाए रखने व नए विचारों को आत्मसात करने का सामंजस्य होना। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत की दशा उस समय क्या थी? तो उस समय भारत में भयंकर गरीबी थी, लोगों की दशा बहुत बुरी थी, अंग्रेजी शासन के दबाव में लोग जीवन जी रहे थे, मध्यम वर्ग आधुनिकता की ओर कदम बढ़ाना चाहता था। इस तरह से भारत अनेकानेक परिवर्तन करना चाहता था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बुद्धिजीवियों के पक्ष समक्ष कैसे भारत की तस्वीर आई? बुद्धिजीवियों के समक्ष कैसे भारत की तस्वीर आई? तो बुद्धिजीवियों के समक्ष ऐसे भारतीयों की तस्वीर आई जो भारत के वास्तविक मूल्यों को पूर्णतया भूल चुके थे। जो भारतीयों के समक्ष ऐसी तस्वीर आई जो वास्तविक मूल्यों को पूर्णतया भूल चुके थे। तो इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेहरू जी ने भारत की तलाश क्यों करनी चाहिए? नेहरू जी ने भारत की तलाश क्यों करनी चाहिए? यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेहरू जी को बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला जिनमें भारत के वास्तविक मूल्यों की झलक नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने भारत की तलाश करके उन्हें भारत के विशेष मूल्यों को जनता के सामने लाना चाहा। भारत की तलाश क्योंकि कि भारत की बहुत सारी चीज़ें वास्तविक मूल्यों की झलक में नहीं मिलती थी, इसलिए उन्होंने भारत की तलाश करके उन्हें भारत के विशेष मूल्यों को जनता के समक्ष लाना था। उन सभी भारत के विशेष मूल्यों को जनता के समक्ष लाना था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का नाम किस पर पड़ा? भारत का नाम किस नाम पर पड़ा? भारत का नाम भरत नाम के राजा के नाम पर भारत पड़ा। भारत का नाम भरत नाम के राजा के नाम पर भारत पड़ा। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत का नाम कैसे पड़ा है? भारत का नाम भरत नाम के राजा के नाम पर भारत पड़ा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, नेहरू जी किसानों को किस प्रकार समझाना चाहते थे? तो नेहरू जी किसानों को किस प्रकार समझाना चाहते थे? उत्तर लिखेंगे, नेहरू जी किसानों को सीधी सादी भाषा में भारत की विशालता, अखंडता व महत्व से परिचित करवाना चाहते थे। विशालता से, महत्व, अखंडता से और महत्व से परिचित करवाना चाहते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, भारत के किसानों की समस्याएं क्या थी? भारत के किसानों की समस्याएं क्या थी? पूरे भारत के किसान गरीबी, कर्ज, निहित स्वार्थ, जमींदार, महाजन, भारी लगान और कर व पुलिस के अत्याचारों व विदेशी हुकूमत की समस्याओं से जूझ रहे थे। इस तरह से भारत के किसानों की समस्याएं थी कर्ज, गरीबी, जमींदारी प्रथा,
महाजनी प्रथा, भारी लगान देना, कर देना, पुलिस के अत्याचार व विदेशी हुकूमत की समस्याओं आदि की समस्याओं से भारत जूझ रहा था। इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेहरू जी जहां भी जाते उनके स्वागत में कौन शब्द गूंज उठते? नेहरू जी जहां भी जाते उनके स्वागत में भारत माता की जय, भारत माता की जय के शब्द गूंज उठते। शायद इसीलिए उनके जन्मदिन पर आज भी नेहरू दिवस अर्थात बाल दिवस, बच्चों का दिवस मनाया जाता है, क्योंकि बच्चों के बहुत प्रिय थे। बच्चों के प्रिय होने के कारण उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की विविधता और एकता से आप क्या समझते हैं? भारत की विविधता और एकता से हम निम्न बातें समझते हैं। भारत विविध भिन्न भिन्न प्रांतों का देश है। सभी प्रांतों की सभ्यता संस्कृति में भिन्नता दिखाई पड़ती है, लेकिन आंतरिक विचारधारा सभी की समान है, अर्थात विविधता होते हुए भी एकता का भाव है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तक्षशिला, तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था? यहाँ अन्य देशों से लोग क्यों आते थे? तक्षशिला विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। यहाँ सुदूर देशों से विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते थे। सुदूर देश से, देश विदेश से सभी विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने आते थे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देहाती और निरक्षर लोगों को देखकर नेहरू जी को क्या हैरानी हुई? देहाती और निरक्षर लोगों को प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत तथा अन्य ग्रंथों के सैकड़ों पद याद होना, अपनी बातचीत के दौरान उनके उदाहरण देना, नैतिक उपदेश देना व साहित्यिक बातें करने पर नेहरू जी को हैरानी होती थी कि निरक्षर होने पर भी वह बहुत बौद्धिक रूप से पूर्ण समझ रखते हैं। देहाती लोग बौद्धिक रूप से पूर्ण समझ रखते हैं, निरक्षर हैं, उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं है, वे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्हें रामायण के, महाभारत के आदि ग्रंथों के सैकड़ों पद याद है, जिनका उदाहरण अपनी हर बातों के प्रमाण में प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह से अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारतीयों की क्या दशा थी? उस समय भारतीयों की क्या दशा थी? तो भारत के लोग गरीबी और विपत्तियों का जीवन जी रहे थे। पहली दशा ये होगी कि विपत्ति में थे, गरीबी का जीवन जी रहे थे, समाज में भ्रष्टाचार बढ़ गया था, निरंतर अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहती थी। निरंतर अभाव एवं असुरक्षा की स्थिति बनी रहती थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी भारतीयों की क्या विशेषता थी? अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी भारतीयों की क्या विशेषता थी? अभावग्रस्त जीवन जीते हुए भी स्वभाव से नम्रता, भलमनसाहत उनकी विशेषता थी, जो उन्हें सांस्कृतिक विरासत से प्राप्त हुई थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी ना मिटा सका, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा सका। तो सबसे मुख्य बात है भलमनसाहत, अर्थात मनुष्यता उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। स्वभाव में नम्रता, दूसरे के प्रति नम्र स्वभाव, भलमनसाहत, दूसरे के लिए उपकार की भावना उनके हृदय में कूट कूट कर भरी थी। इसलिए उन्हें सांस्कृतिक विरासत से यह प्राप्त हुई थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा सकता था। तो आज की प्रश्नोत्तरी का कालांश यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।